तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है वो बेसिकली 3-4 कैटेगरी में होता है, जहाँ सामने वाला पर्सन जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब ये हर रिलेशनशिप में नहीं माना जाएगा। सबसे पहला होता है डॉक्टर एंड पेशेंट्स का रिलेशनशिप, लॉयर और उनके क्लाइंट का रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, जहाँ आप फिजिकल पावर ना इस्तेमाल करते हुए आप मेंटल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाएगा। अगर इसमें प्रूव करना पड़ता है कि सामने वाले ने जो भी डिसीजन लिया है वो सामने वाले की सबसे पहला पोजीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि सामने वाले की पोजीशन इस तरीके की थी कि वो क्या कर सकता था, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता था। सेकंड वाली चीज़ कि उसने आपके अनड्यू एडवांटेज लिया गया है, अनफेयर एडवांटेज लिया गया है, कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में डिसीजन लेते तो शायद ये डिसीजन नहीं लिया जाता। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको प्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहला आता है रिलेशन सबसाइडिंग बिटवीन द पार्टीज। रिलेशन किस तरीके का है, क्या वो इन्फ्लुएंसिंग वाला रिलेशनशिप है या नहीं है। दूसरा, क्या पोजीशन ऑफ द पार्टी है क्या, कि वो डोमिनेट कर सकती है। एंड थर्ड, क्या डोमिनेटिंग पार्टी ने इस चीज़ का अनफेयर एडवांटेज लिया है या नहीं लिया है। अब अगर आपने ये तो प्रूव कर दिया कि यस ये डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है, क्या ये डोमिनेटिंग पोजीशन है, यस ये डोमिनेटिंग पोजीशन है, पर आपको साथ में थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रूव करना पड़ता है कि क्या डॉक्टर को इस डिसीजन की वजह से किसी तरीके का अनफेयर एडवांटेज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि नहीं सामने वाले को कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं हुआ है, तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो ये होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को बोलता है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ टीचर और किसका रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। और दूसरा हाँ, वो बेनिफिट क्या ले रहा है, शादी करवाने वाला बेनिफिट ले रहा है अपनी ही डॉटर की। तो क्या इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, यस इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। फिर आता है इफेक्ट ऑफ एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आपने अंडर इन्फ्लुएंस करे गए हैं, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर गए हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइडेबल इन नेचर होते हैं। तो अगर सामने वाली पार्टी जो है ये प्रूव कर देती है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। तो इसका सबसे ज़्यादा रिलेवेंट केस है वो है कृपाराम वर्सेस सामिउद्दीन वाला केस है, जहाँ एक 18 साल का लड़का, अब 18 साल यानी कि वो मेजर है, वो चोरी करता था और ड्रंक्ड पर्सन था। उसने 90,000 रुपीज़ बोरो करे, पर उसमें इंटरेस्ट कितने का लिया है, इंटरेस्ट लिया गया है 2% पर मंथ का, यानी कि पूरे साल का 24% इसमें इंटरेस्ट लिया गया है। अब कोर्ट ने ये बोला कि क्या ये वाली जो चीज़ है, क्या ये एक तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इट वॉज हेल्ड that the court that the transaction is unconscionable and the rate of interest charged was so extraordinary। तो यहाँ ये बोला गया कि क्या यहाँ डोमिनेटिंग पोजीशन है, यस। अगर कोई बैंकर और अगर कोई लोन लेने वाला पर्सन है तो इन दोनों के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, यस, क्योंकि एक पर्सन मजबूर है, दूसरा उसे डोमिनेट कर सकता है। सेकंड चीज़, क्या इसने यहाँ बेनिफिट लिया था, जो थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा था, हाँ। तो जहाँ इन जनरल मार्केट में कम इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करा गया था, जिसे हम क्या मान रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। फिर बात करते हैं फ्रॉड की। अब फ्रॉड का मतलब क्या होता है, तो एक होता है फ्रॉड करना और दूसरा होता है मिस्टेक। तो है ना, फ्रॉड और मिस्टेक में बेसिकली मेंस रिया वाली चीज़ होती है कि इंटेंशन है या नहीं है। तो फ्रॉड में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला है कि आपने जो भी बात बताई है वो झूठ बोला है। तो झूठ बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये प्लॉट मेरा है और ऑल्दो वो प्लॉट मेरा है नहीं, मेरे नाम पे उसकी रजिस्ट्री नहीं है, तो आप फैक्ट्स को क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे फ्रॉड बोला जाता है। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, अब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर आप वो ही बात छुपा रहे हैं, इसे भी फ्रॉड
फ्रॉड माना जाएगा। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं बिना उस इंटेंशन के साथ में कि आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगे, इसे भी फ्रॉड माना जाएगा। और एनी अदर फिटेड टू डिसीव, किसी भी पर्सन को ठगने वाली जो एक्शंस होते हैं उसे फ्रॉड माना जाता है। तो फ्रॉड वाले केस में आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए, बाय हुम। और ये अब सबसे पहला ये है कि फ्रॉड कौन कर सकता है और किसके अगेंस्ट हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर बाय चांस पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब है ना फ्रॉड, क्योंकि अगर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ने किसी एक पार्टी ने फ्रॉड करा है तो ही आप उसे स्यू कर सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन के फ्रॉड करने की वजह से अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। अंडरस्टूड। तो अगर बाय चांस किसी भी तरीके का मिसलीडिंग इफेक्ट जो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो इसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। तो फ्रॉड कमिट कौन कर रहा है, या तो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और विथ हिज कन्वीनियंस कर रहा है, और तीसरा या फिर उसका कोई एजेंट है, कोई रिलेशनशिप है जो कि वो पर्सन फ्रॉड कर रहा है। तो अगर इन तीनों में से किसी ने भी फ्रॉड करा है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल होना चाहिए। तो आपको एजेंट प्रूफ करना ज़रूरी है या रिलेशनशिप प्रूफ करना ज़रूरी है। तीसरा, फ्रॉड हो किसके साथ रहा है, या तो अनदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो रहा है या उसके एजेंट के साथ हो रहा है, या फिर ऐसा किसी भी तरीके का एक्शन या ऐसे कोई भी फैक्ट्स बताना जिसके कारण वो पर्सन क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, लेकिन आपको पता है कि आप वो प्रोमिस पूरा नहीं करेंगे या फिर जो फैक्ट्स आपने बता रखे हैं वो फैक्ट्स सही नहीं हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड माने जाते हैं और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इन नेचर होते हैं। वॉइडेबल नेचर के साथ में इसमें रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली रेमेडी है राइट टू रिसाइंड की, राइट टू परफॉर्मेंस की, राइट टू क्लेम डैमेजेस की। सबसे पहला है राइट टू रिसाइंड की, भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो, जो पैसे हमने आपको दिए हैं वो रिफंड कर दिए जाएं। या फिर एक बोला जा सकता है कि परफॉर्म करवाने का, तो हमने ऊपर पढ़ा है कि सामने वाले ने कुछ ऐसे प्रोमिस कर दिए हैं जो उसका इंटेंशन है कि वो उसे पूरा नहीं करेगा। तो ऐसे केस में आप थ्रू कोर्ट उसे क्या करवा सकते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को आप परफॉर्म करवाने के लिए बोल सकते हैं। और तीसरा, अगर किसी भी तरीके का डैमेजेस हुआ है, डायरेक्ट डैमेजेस हुआ है, तो उन डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है क्या खामोशी का मतलब फ्रॉड माना जाएगा क्या। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली जो चीज़ है वो यहाँ से मानी जाती है। आगे अपन पढ़ चुके हैं कि खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता है। तो जब हम एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर की बात करते हैं, तो उसमें है ना हमने जो केस पढ़ा था नेफ्यू और अंकल वाला, जहां वो पर्सन किसी तरीके का रिप्लाई नहीं देता है, तो हमने क्या बोला था कि नहीं, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता है। तो क्या खामोशी का मतलब अगर कोई भी फैक्ट है उसके बारे में आप कोई जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, साइलेंट रह रहे हैं, तो क्या इस वाली चीज़ को फैक्ट माना जाएगा, क्या इस वाली चीज़ को फ्रॉड माना जाएगा। अब इसमें ऊपर अपन ने 2 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो है आप जानबूझ के फैक्ट्स को छुपा रहे हो यानी कि झूठ बोल रहे हो, दूसरा है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है। एक होता है मिसलीड करना, दूसरा होता है कंसीलमेंट। अब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स वाली जो चीज़ है उसमें यह है कि आपने सामने वाले पर्सन को मौका ही नहीं दिया है कि वो सवाल पूछे, आपने तैयारी ही इस तरीके की कर रखी है, दिखा ही इस तरीके का रहे हो कि सामने वाला गलती से भी डाउट नहीं करे आपको, तो वो वाली चीज़ फ्रॉड में मानी जाएगी। लेकिन अगर सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या ये वाली चीज़ फ्रॉड मानी जाएगी। तो सबसे पहला जनरल रूल क्या है, तो जनरल रूल ये है कि विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अगर वो वाली चीज़ अफेक्ट करती है सामने वाले पर्सन की विलिंगनेस को, कि अगर मैं खामोश रह जाऊंगा तो हो सकता है सामने वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो, तो विलिंगनेस ऑफ द पर्सन पे अगर वो चीज़ अफेक्ट करती है तो उसे है ना फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो खामोशी का मतलब कभी भी फ्रॉड नहीं माना जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला है कि अगर आपकी ये ड्यूटी थी टू स्पीक की और फिर भी आप चुप रहे हो, तो उस चीज़ को उस साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है। अब साइलेंस को फ्रॉड मानने वाली चीज़ कब कब होती है, तो अगर बाई चांस मैं ब्रोकर हूँ और मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला है कि आपको रिलायंस के मेरे क्लाइंट को रिलायंस के कुछ शेयर्स चाहिए। अब मैंने उसे वो क्लाइंट को पूरे के पूरे रिलायंस के शेयर्स जितने उन्हें चाहिए थे वो दिलवा दिए।
हैं, पर मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैंने वो मार्केट से दिलवाए हैं। एज़ यूजुअल हम मान के चलते हैं कि मार्केट से दिलवाए हैं, पर ऐसी चीज़ में मैं साइलेंट रह गई और मैंने ये ही नहीं बताया कि वो किसी और से नहीं दिलवाए, बल्कि मेरे पास ही रिलायंस के शेयर्स रखे हुए थे और मैंने ज़्यादा दाम पर उन्हें क्या करा है, वो शेयर्स दिलवाए हैं और प्रॉफिट मैंने कमाया है। तो यहाँ मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि मैं उनकी एजेंट हूँ, ये क्या था, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप था और मैंने वो ट्रस्ट तोड़ा है। तो ऐसे केस में साइलेंस जो है वो फ्रॉड माना जाएगा। तो जहाँ जहाँ सेम ऐसे ही डायरेक्टर और कंपनी का रिलेशनशिप होता है, जहाँ डायरेक्टर को बोलना था लेकिन फिर भी डायरेक्टर अगर अपना पर्सनल बेनिफिट लेता है और कंपनी को बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो उस साइलेंस को भी फ्रॉड माना जाता है। इसके 2-3 केसेस हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है आपका वर्ड वर्सेस हॉब्स वाला केस, जिसमें है ना वर्ड जो है वो अपने शेयर्स वर्ड जो है वो डब्ल्यू को कुछ पिग्स सेल कर रहा होता है और उसे पता होता है कि ये जितने भी पिग है वो किससे है, उन सबको बुखार है, उन सब वो है ना सही पिग्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। क्या इस साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लेट द बायर बी अवेयर। तो है ना इमोशंस में मत बहना वर्ड वर्सेस हॉप वाले केस में, क्योंकि यहाँ लेट द बायर बी अवेयर। अगर आप कोई कार ले रहे हो, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, तो ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस चीज़ को पढ़ो या फिर उस चीज़ को पहले से चेक करवाओ। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी भी ले रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका है ना मीटर, इंजन, बाकी सारी चीज़ें किसी दूसरे मैकेनिक से चेक करवा लीजिए। अगर आप ये नहीं करवाते हो और सामने वाला आपको नहीं बता रहा है कि गाड़ी कितनी चली हुई है या उसका इंजन ख़राब है या उसके ब्रेक फ्रेल ख़राब है, तो आप उसे फ्रॉड नहीं बोल सकते हो, क्योंकि साइलेंस का मतलब फ्रॉड नहीं होता है। सेकेंड वाली चीज़ होती है पीक वर्सेस गुने वाला केस। ये इंपॉर्टेंट केस है जहाँ, और ये हमेशा आपको कंपनी लॉ में भी पूछा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पूछा जाता है। तो यहाँ जो कंपनी है उसने प्रॉस्पेक्टस इशू करा है शेयर्स इशू करने के लिए, और जहाँ उन्होंने ये डिस्क्लोज करा है, डिस्क्लोजिंग द लाइबिलिटी द इम्प्रेशन देयर बाय क्रिएटेड दैट द कंपनी वॉज प्रॉस्परस वन विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ है ना प्रॉस्पेक्टस में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कंपनी के कि है ना भाई कंपनी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चला रही है, काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पर एक्चुअल में वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, उनके प्रोजेक्ट अच्छे नहीं चल रहे थे। तो जब आप प्रॉस्पेक्टस में इस तरीके के गलत चीज़ कर रहे हो और सामने वाले पर्सन ने आपके प्रॉस्पेक्टस पे भरोसा करते हुए उसने शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि प्राइमरी मार्केट से अगर उसने शेयर्स खरीदे हैं, तो वो आपके ऊपर फ्रॉड का केस कर सकता है और प्लस वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो रेमेडी 3 मानी जाएगी, या तो आपको उसे शेयर्स कम दाम पर देने पड़ेंगे या फिर जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो पीक वर्सेस गुने वाला जो केस है वो प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड है। वर्ड वर्सेस हॉप्स वाला जो केस है वो पिग जो सफरिंग फ्रॉम फीवर है उससे रिलेटेड है। और तीसरा जो केस है वो है आपका रैगर वर्सेस कैंपबेल वाला। यहाँ जो ब्रोकर है, ब्रोकर अपने क्लाइंट को कुछ शेयर्स बेच रहा था जो अभी मैंने बताया, लेकिन वो ये डिस्क्लोज नहीं करता है कि जो शेयर्स उसने बेचे हैं वो उसके खुद के ही शेयर्स है जो वो अपने क्लाइंट को बेच रहा है, उसने मार्केट में से नहीं खरीदे हैं। और क्योंकि यहाँ क्लाइंट और ब्रोकर का जो रिलेशनशिप है वो किसका रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, और सामने वाले ने गुड फेथ में ये वाला काम करा है और इसलिए यहाँ क्या बोला जाता है, फ्रॉड माना जाता है। अंडरस्टूड तीनों केस। अब आता है, एक होता है फ्रॉड, दूसरा होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन ए पर्सन पॉजिटिवली स्टेट्स द फैक्ट इज ट्रू विच हिज इंफॉर्मेशन डज नॉट वारंट टू बी। तो जब हम है ना बहुत ज़्यादा बत्ती देने लग जाते हैं या फिर फांकने लग जाते हैं या फिर चीज़ें इतनी ही हैं लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उस वाली चीज़ को मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसे फ्रॉड नहीं बोला जाता है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ क्या है, तो अगर बाय चांस मेरे घर की कंडीशन ओके है लेकिन मैं बोल रही हूँ यार बहुत अच्छी कंडीशन में घर, अब मुझे फील हो रहा है वो अच्छी कंडीशन में, पर एक्चुअल में वो एक नॉर्मल कंडीशन का है, एवरेज कंडीशन का घर है। तो जब भी आप चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं उसे फ्रॉड नहीं बोला जाता, उसे मिसरिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द पर्सन विदाउट एन इंटेंशन। अब जब फ्रॉड वाली चीज़ होती है ना, वहाँ मेलाफाइड इंटेंशन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले का इंटेंशन जो है वो फर्जी करने का था। लेकिन जब मिस रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, वहाँ इंटेंशन डिटरमाइन नहीं करा जाता है। सामने वाले का कोई एडवांटेज नहीं था, लेकिन आदत है इसलिए इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। व्हेन अ पार्टी कॉज द अदर पार्टी टू एग्री ऑन द टू मेक अ मिस्टेक टू द सब्जेक्ट मैटर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडी है। सबसे पहला, आप अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइड करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, या फिर आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करे। क्या इसमें डैमेजेस मिलते हैं, तो याद रखना जब भी आप मिस रिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ देखेंगे तो यहाँ आपको डैमेजेस नहीं मिल रहे हैं। फ्रॉड में डैमेजेस मिलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन में या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं। फिर आता है आपका मिस्टेक, व्हेन बोथ द पार्टीज आर टू एन एग्रीमेंट, क्या करती है मिस्टेक। तो मिस्टेक दो तरीके की होती हैं, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। अगर आपके बायलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाएगा, अगर सिंगल पार्टी यूनिलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल माना जाएगा। तो यहाँ दोनों ही पर्सन को जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं उनके बारे में जानकारी नहीं थी और दोनों ने ही देखने की कोशिश भी नहीं करी, जिसके कारण आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी मिस्टेक पहला तो होता है पार्टीज़ वाली कि बायलैटरल है या यूनिलैटरल, दूसरा है कि मिस्टेक किस तरीके की मिस्टेक है, क्या वो मिस्टेक ऑफ लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है। अगर बाय चांस मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है तो किस तरीके की, इंडियन लॉ से रिलेटेड है या फिर आपके फॉरेन लॉ से रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अब बायलैटरल मिस्टेक अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। तो किस किस तरीके की बायलैटरल मिस्टेक हो सकती है, एज टू द एग्जिस्टेंस, मैंने अपना जो वेयर हाउस है उस वेयर हाउस का सामान किसी एक पर्सन को सेंड करा है, सेंड इन सेंस कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं आपको वेयर हाउस का सामान बेच रही हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट आज करा है पर मुझे और उसे दोनों ही पार्टीज़ को ये नहीं पता है कि गोडाउन में जो वेयर हाउस है उसमें आग लग गई है। तो यानी कि जिस बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आज की तारीख में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा। तो इंटेंशन मेरा भी बुरा नहीं था, उनका भी नहीं बुरा था, लेकिन आपको उस चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं था। एज टू द क्वांटिटी, अब कई बार क्या होता है क्वांटिटी से रिलेटेड चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपका पेट्रोल है, डीजल है, फ्रूट्स हैं, तो जब आप है ना कॉन्ट्रैक्ट में जब आप क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं या लिखते हैं कि जैसे आपने कई बार देखा होगा प्रोडक्ट में लिखा हुआ होता है कि देखो आप जब हमने इसे पैक करा था तब इसकी क्वांटिटी, जूसेस में लिखा होता है जब हमने इसे पैक करा था तो इसकी क्वांटिटी 1 लीटर थी, लेकिन हो सकता है ये 2% कम हो जाए, वो उसकी टेंडेंसी है। तो क्वांटिटी से रिलेटेड ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वो उसका नेचुरल फैक्ट है, ठीक है, उसकी फीचर ही इस तरीके से या तो वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा होता है क्वालिटी, तो कई सारी चीज़ें हैं जो डिग्रेडेट होती हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन आपको नहीं पता है कि 3 दिन बाद कितने फ्रूट्स अच्छे रहेंगे और कितने ख़राब होंगे, और ये एक्यूरेटली कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता है। अगर आप प्राइस की बात करें तो प्राइस भी दोनों को ही नहीं पता हो तो उसे बायलैटरल मिस्टेक बोला जाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में आप है ना स्टॉक तो देख सकते हैं लेकिन प्राइस कितनी रहेगी ये नहीं कर सकते। एज टू द आइडेंटिटी, कि भाई आइडेंटिटी वाली चीज़ कि ये किसकी है और क्या है, ठीक है, क्या ये रियल है या फेक है। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर टाइटल से रिलेटेड, तो ये जितनी भी है सबसे पहला एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, आइडेंटिटी और टाइटल, ये सारी चीज़ें अगर दोनों ही पार्टीज़ को क्लियर नहीं है तो इसे बायलैटरल मिस्टेक माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाएगा। फिर बात करते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक। जो मिस्टेक करी है वो सिंगल पार्टी ने ही करी है, तो अगर सिंगल पार्टी मिस्टेक कर रही है तो उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज
वन ऑफ द पार्टीज ऑफ बीइंग मिस्टेक सो ऑफ द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट्स। अब यहाँ भी आपको याद रखना है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स ही है और सिर्फ वन पार्टी है तो उसे वॉइडेबल नहीं बोला जाएगा, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है, लेकिन अगर आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई मिस्टेक है या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ही गड़बड़ है तो ही उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की किसी भी छोटी सी गलती की वजह से क्या उसे वॉइडेबल मान लिया जाएगा? नहीं, उसे वॉइडेबल नहीं माना जाता है। उसके एक्सेप्शन क्या दे रखे हैं, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन जिससे उसने कॉन्टैक्ट करा था उसमें कोई मिस्टेक है, या फिर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कोई मिस्टेक है, तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक क्या क्या होता है, तो अगर आप यूनिलेटरल मिस्टेक की बात करेंगे आइडेंटिटी और ये वाली चीज़ के लिए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। नेचर से रिलेटेड कोई मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, लेकिन कोई अदर मैटर्स से रिलेटेड है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड नहीं माना जाएगा। अब फिर आता है कि मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट को आपने वॉइड भी डिक्लेयर करवा दिया, तो अब आपके पास रेमेडीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला कि सामने वाले ने जो भी बेनिफिट लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद में वो उसे वापस से रिटर्न करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। सेकंड, अगर उसने किसी भी तरीके का एडवांस दे दिया है बाय मिस्टेक तो वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है कि आपको कोरोजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपने कोरोजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का समझना है तो कोरोजन होता है फिजिकल फोर्स, यानी कि किसी को प्रॉपर्टी डैमेज की धमकी देना, प्रॉपर्टी उसकी डैमेज करना, किसी भी पर्सन को डैमेज करना या पर्सन को डैमेज करने की धमकी देना। तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तब उसे कोरोजन बोला जाता है। लेकिन जब आप अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि आप सामने वाले के दिमाग से जब खेल रहे हैं, मेंटल प्रेशर या मॉरल प्रेशर दे रहे हैं, तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्रिमिनल एक्शन, तो हम जानते हैं कोरोजन में लिखा हुआ है कि आईपीसी में जितने भी बातें बता रखी है, अगर आपने आईपीसी के अगेंस्ट जाके कोई एक्शन करा है तो उस वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या इल्लीगल है? नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी इल्लीगल नहीं है। अब इसमें आता है कोरोजन कोई भी कर सकता है, XYZ कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है, लेकिन जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ता है, टीचर और स्टूडेंट का, डॉक्टर और पेशेंट का, लॉयर और क्लाइंट का, ब्रोकर और उसके एजेंट का। तो आपको इस तरीके से रिलेशन बताना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी डोमिनेटिंग पोजीशन में थे कि आपने उनकी बात मानी है। फिर आता है एक्सरसाइज बाय हुम, तो इसमें है ना सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि है ना जो कोई स्ट्रेंजर भी आपको कोरोजन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही कर रही होती हैं। तो कोई थर्ड पार्टी अगर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही है जिसके कारण से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होना चाहिए। फिर आता है एनफोर्सिबिलिटी, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइडेबल इन नेचर होते हैं, सेट असाइड करा जा सकता है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है? तो जब हम बात करते हैं फ्रॉड की तो फ्रॉड वाली चीज़ क्या मानी जाती है? तो फ्रॉड में इंटेंशन चेक करा जाता है, सामने वाले का इंटेंशन मैलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलने को मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ आपका मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होता है। नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, यहाँ फ्रॉड के केस में सामने वाले को पता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच को छुपा रहा है, यहाँ जो पर्सन बोल रहा है वो उसे बिलीव भी कर रहा है। तो यहाँ है ना कोई जानबूझ के चीज़ों को गलत नहीं बताया जा रहा है, वो बस आदत है या वो बिलीव करता है इसलिए वो बात बोली जा रही है। फिर आता है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का क्या माना जाएगा, डैमेजेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो अगर आप फ्रॉड वाले केस में देखेंगे तो यस आपको अगर आपको कोई डैमेज हुआ है तो वो डैमेज का कंपनसेशन मिलेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करा जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स भी करवा सकते हैं। लेकिन जब अगर हम मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ आप या तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, और पर यहाँ डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, अब यहाँ है ना क्या तरीका होता है कि अगर सामने वाली पार्टी ने फ्रॉड करा है या नहीं करा है, तो ये जो है कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट इंजर्ड पार्टी हैज़ अ मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। अब यहाँ मेन चीज़ आती है कि सामने वाले के पास मौका था कि वो खुद चेक कर सकते थे
कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो फ्रॉड है, क्या ये वाली चीज़ देखी जाती है? तो ये चीज़ नहीं देखी जाती कि सामने वाले ने क्या करा है, कि यार लेट द बायर बी अवेयर वाली जो चीज़ है, जो हम बोलते हैं साइलेंस का मतलब क्या नहीं होता है, फ्रॉड नहीं होता है। तो यहाँ बोला जाता है कि अगर सामने वाले के पास मीन्स था कि वो क्या कर सकता था, कि इस चीज़ को चेक कर सकता था, डिस्कवर कर सकता था कि सामने वाले के पास टाइटल है या नहीं है और बाकी सारे, पर फिर भी उसने आपके वर्ड्स पर भरोसा करा और फिर कॉन्ट्रैक्ट पर करा, तो ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा और ये वाली चीज़ कभी भी वैलिड रीज़न नहीं माना जाता है। यहाँ क्या बोला जाता है, पार्टी यहाँ ये प्लीड कर सकती है कि भाई माना कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास था मौका, आप उसे सही से चेक कर सकते थे। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में सामने वाले के पास मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ है, इससे सामने वाले को प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन फ्रॉड के केस में इसमें कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वाली चीज़ क्या होता है, लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो आपका कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि लॉ ने फॉरबिडन कर रखी है, मना कर रखी है, या फिर डिफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ में उसे मना कर रखा है, या फिर वो किसी तरीके का फ्रॉड है, या फिर अगर या तो उस कॉन्ट्रैक्ट से आप किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, या फिर वो इमोरल या अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी है। इन सारी चीज़ों में तो जब भी आप करते हैं ना कि कोई भी केस करते हैं या कोई भी क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं, उसमें आपको पूछा जाएगा कि भाई ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से सेंस में है, क्या वो फॉरबिडन बाय लॉ है, या फिर फ्रॉड है, या फिर किसी प्रॉपर्टी या पर्सन को इंजरी पहुंचाई जा रही है, या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। अगर ये 4-5 रीजन हैं तो ही उसे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले सारे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो बोलते ही नहीं हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा, वर्ड याद रखना है, एग्रीमेंट बोला जाएगा, क्योंकि अगर आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, जिसके कारण जो मेन डेफिनेशन है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कि एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट तो माने जाएंगे, पर क्योंकि आप इसे कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते हो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के कारण, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता है। तो अगर मैं किसी का मर्डर की सुपारी ले रही हूँ, तो क्या मैं अगर, और सामने वाला मेरा वो काम नहीं करके दे रहा, पैसे तो ले लिए 5 लाख रुपए पर मर्डर नहीं कर रहा है, तो क्या मैं कोर्ट में जाकर उससे ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकती हूँ। पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इसे बोला जाएगा एग्रीमेंट को। क्या मैं इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकती हूँ? मर्डर के एग्रीमेंट को नहीं करवा सकती हूँ। सामने वाला 5 लाख रुपए लेकर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके के मैं कोई भी चीज़ नहीं। सेम ऐसे ही अगर आप हवाला का पैसा भेजते हैं, तो अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह हवाला का पैसा भेजा है तो आपको पेमेंट करना रहता है वहाँ। अब सामने वाले ने दूसरी जगह पहुँचाया ही नहीं, और वो तो कच्ची रसीद पर लिख कर दे देता है कि ठीक है इतने रुपए भेजे गए हैं, अब वो भी कोड वाले उसमें, तो क्या आपका हवाला का पैसा अगर गायब हो जाता है तो ऐसे में उस एग्रीमेंट को क्या आप एनफोर्स करवा सकते हो कोर्ट के थ्रू? नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एग्रीमेंट है, क्योंकि आपने जो काम करा है वो इलीगल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, जिसके कारण आप थ्रू कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। फिर आता है एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये है आपकी टोटल 12 ये है आपके 12 एग्रीमेंट जो कि क्या माने जाते हैं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। तो अगर मेरे से कोई बोले क्वेश्चन बनाने को, तो मैं ये ही पॉइंट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली पूछे जाएंगे आपसे कि एग्रीमेंट में अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कौन कौन से एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रेडिंग विथ एनिमी। अगर आप एनिमी कंट्री के साथ किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं जब वॉर चल रहा है तब, तो ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। स्विफ्टलिंग प्रोसिक्यूशन, फिर आता है प्रोसिक्यूशन को पैसे देकर खरीदना, आपका अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। मेंटेनेंस एंड चैम्पेटी, फिर आता है रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, किसी की पर्सनल लिबर्टी में इंटरफेयर करना। फिर आता है अगर आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर कर रहे हो, किसी भी तरीके से प्रूफ जो है वो मिटा रहे हो या खरीद फरोख्त कर रहे हो, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। मोनोपोली क्रिएट करना भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना, तो मोनोपोली को 90% बच्चे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं लिख कर आते हैं, पर याद रखना अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाता है।
अगर आप कोई सेल कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स, यानी कि आपने ताजमहल बेच दिया, आपने कोई भी चीज़ जो कि पब्लिक ऑफिसेज है उसे आप बेच रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो गलत तरीके से, ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट, सामने वाले को अपने पेरेंटल राइट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करने देना। ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, जो आप ब्रोकरेज वाले कॉन्ट्रैक्ट कुछ लीगल हैं, कुछ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। फिर आता है रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड, सामने वाले को बिजनेस करने से रोकना और सामने वाले को शादी करने से रोकना। तो ये 12 पॉइंट है जो कि आपके अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है, ये वाली चीज़ ज़रूर याद करके जाना, बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन सेंस वाली हैं, ये 12 जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये कुछ एग्रीमेंट हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड माने गए हैं। अब याद रखना कि आपको क्वेश्चन डबल तरीके से आएगा। अगर बाय चांस एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज है तो ये बताओ कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, आपका अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कौन कौन सा है, एग्रीमेंट विद द इनकम्पिटेंट पार्टीज, 18 साल से छोटा बच्चा, या फिर जिन्हें अनसाउंड माइंड वाला पर्सन, या फिर ऐसा पर्सन जो कि डिवाइडेड बाय लॉ है, इंसॉल्वेंट और इस तरीके के, इनके साथ अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वॉइड माना जाएगा। म्यूचुअल मिस्टेक से हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड माना जाता है। जहां अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड माना जाएगा। इन लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने का एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाएगा। फिर आता है विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वॉइड माना जाएगा। रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज कर रहे हो तो सट्टे वाली जो चीज़ होती है वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड माने जाते हैं। एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, आप है ना ऐसे इवेंट के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है, उसे भी वॉइड माना जाता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये इम्पॉसिबल में आता है, वो टोना टोट का जादू वाली चीज़, ट्रेजर देना, वो सारी चीज़ें आपकी क्या मानी जाती है, इम्पॉसिबल इवेंट माने जाते हैं। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू द लीगल एंड ऑल्सो इलीगल, तो रेसिप्रोकल की आप काम तो सही कर रहे हो, वो रॉबिनहुड वाली चीज़, अच्छे काम के बदले में कोई गलत काम कर रहे हो तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को, इस वाले एग्रीमेंट को भी वॉइड एग्रीमेंट बोला जाएगा। और लास्ट वाली चीज़ होती है ऐसे एग्रीमेंट करना जिसका अनसर्टेन मीनिंग है, वेग है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो भी उसे वॉइड माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं। अब इसी चीज़ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहली चीज़ है मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। तो परफॉर्मेंस का मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस माना जाएगा क्या, तो यहाँ है ना परफॉर्मेंस का मतलब पता होना चाहिए तो मान लिया जाएगा कि परफॉर्म करा है या नहीं करा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो मैंने एक पेंटर को कॉल करा और कॉल करने के बाद ये बोला कि ये मेरा है ना घर है, इसे अच्छा सा पेंट करना है। डन। बोले कि मैडम मटेरियल कौन लेकर आएगा, मैंने कहा मैं लेकर आऊँगी। डन। अब ये वाली चीज़ हो गई। पेंटर आया, मैंने कहा कल से आ जाना, ठीक है। तो पेंटर कल से आया और है ना 10 बजे वो आकर खड़ा हुआ। मैंने कहा भैया मैं तो पेंट लेकर नहीं आई। बोले अब, बोले मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है मैडम। मैंने बोला मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, मैं पेंट ला भी नहीं सकती हूँ, आप कल आना। डन। अब वो कल वापस आया, मैं पेंट लेकर आई पर ब्रश नहीं लेकर आई। मैंने कहा फिर वापस कि कल आना, ठीक है। अब ऐसे में मैं डेली कल करती रही, मैंने 7 दिन निकाल दिए इस चक्कर में, ठीक है। या तो उन्हें चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, कभी ताला लगाकर चली गई, कभी पेंट लाकर नहीं दिया, कभी ब्रश लाकर नहीं दिया, सामने वाला डेली आ रहा है। क्या यहाँ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तो यस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मुझे उस पर्सन को भले ही 7 दिन उसने काम नहीं करा है, मुझे 7 दिन का उसे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। कारण क्या है, सामने वाले ने ऑफ़र करा था परफॉर्मेंस के लिए, पर मैंने उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं करी है। अगर आप ऑफ़र भी कर रहे हो और सामने वाली पार्टी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मान लिया जाएगा कि आपने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर दी है। अंडरस्टूड।
तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑफर दे रहे हैं विथ इंटेंशन टू फुलफिलिंग इट तो भी उसे क्या माना जाता है, परफॉर्मेंस मान ली जाती है। तो सेम ऐसे ही अगर आपने डिलीवरी वाले पर्सन को बुलाया है, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी है, वो डिलीवर करने आया पर आप घर पर ही नहीं थे। अब ऐसे केस में उसने कॉल करा, आपने बोला कि मैं 8 दिन के बाद आऊँगा, बोले कि मैं यहीं रख कर चले जाऊँ, बोले नहीं 8 दिन के बाद आना, तो क्या इसे वैलिड परफॉर्मेंस माना जाएगा? यस, आपकी डिलीवरी वैलिड मान ली जाएगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले ने बोला है कि वो पहले से इन्फॉर्म करा है कि वो कितने बजे आएगा और उसने अपने परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर आपको सर्विसेज दी हैं, लेकिन क्योंकि आपने ही मना कर दिया है आपको उस चीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है, या तो आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हैं जो भी आपने प्रॉमिस करा है, या फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस कौन कौन से हैं? 2 तरीके के हैं। पहला होता है वेयर द प्रॉमिसर, जिसने ऑफर दिया है परफॉर्मेंस के लिए, आपने वो परफॉर्मेंस पूरी तरीके से कर दी है और सामने वाले ने जो प्रॉमिसी है उसने अभी आपकी काम कर ले लिया है। तो पहला तो है मैंने पेंटर को बुलाया, ब्रश, पेंट, सारी चीज़ें तैयार रखी, उसने पूरा मेरा काम करके दे दिया। मैंने कहा हाँ एकदम सही काम करा है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही आपने पेंट करके दिया है, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस माना जाएगा। लेकिन सेकंड वाली चीज़ में जहां आपने तो परफॉर्म करा है लेकिन सामने वाले ने आपकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ही नहीं करी है, तो ऐसे में या फिर आपने जो ऑफर दिया है कि भाई मैं पेंट करने आ जाऊं तो वो भी उसने एक्सेप्ट नहीं करा है, तो उसे क्या बोला जाता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोला जाता है। इफेक्ट क्या होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के? तो अगर एक्चुअल में जो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ने एक दूसरे को प्रॉमिस करा है और आप उस प्रॉमिस को 100% फुलफिल करते हैं एज पर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रॉमिसी, तो ऐसे में आपका जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिसर ने अपनी लाइबिलिटी पूरी कर दी है, प्रॉमिसी ने भी अपनी लाइबिलिटी पूरी कर दी है, अब कोई भी काम नहीं बचा हुआ है करने के लिए, इसे हम बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में सामने वाला the promisor is not responsible for the non performance and have a right to claim। यहाँ सामने वाले पर्सन ने पेंट नहीं करा पर क्योंकि वो हर दिन 10 बजे आकर खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि मुझे पेंट दे दो, ब्रश दे दो, सीढ़ी दे दो, मैं पेंट कर दूंगा, तो यहाँ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है और मुझे उस पर्सन को पे करना पड़ेगा, ठीक है, भले ही उसकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई हो तो भी, क्योंकि वो उसकी नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है कि परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है? तो ये क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस की डिमांड ही नहीं कर रहे हो तो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, कई बार कोई थर्ड पर्सन भी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड कर सकता है। ऐसा क्या होता है? तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, जैसे कि है ना थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस वाली जो चीज़ है, थर्ड पार्टी डिमांड कर रही है कि भाई ये काम कर दो, तो ऐसा कब होता है? गवर्नमेंट जब आपको बोल रही है, कॉन्ट्रैक्ट तो 2 लोगों के बीच में हुआ है पर उससे ये पब्लिक पॉलिसी में ज़रूरी है कि आपको वो काम करना है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देती है कि भाई ये काम को जल्दी करके ख़त्म करो, तो ये वाली चीज़ कौन है? परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी कर सकती है। तो सबसे पहला है प्रॉमिसी खुद कर रहा है। आपने ओला, उबर या कोई भी ऐसी गाड़ी बुक करी है तो आपने खुद के लिए गाड़ी बुक करी, आपने खुद ने ड्राइवर को कॉल करा और ये बोला कि भाई क्या कर दो, गाड़ी आप कितने बजे लेकर आ रहे हो, आप कर रहे हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जैसे LIC या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में होता है, जहां सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है या मेडिक्लेम के टाइम पर वो पर्सन की जगह उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलता है कि हमें इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी और उस पर्सन के बीच में हुआ है, पर तो भी मेडिकल इंश्योरेंस में, आपके लाइफ इंश्योरेंस में आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। थर्ड पर्सन, अगर आपने आपकी ओला या उबर कोई भी गाड़ी जो है, जो कैब बुक करी है, वो खुद के लिए नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स के लिए करी है और आप खुद कहीं दूसरी जगह पे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका और उबर कंपनी या ओला से रिलेटेड हुआ है, तो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कौन रहेंगे? ओला और आप रहोगे। लेकिन परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है? जिस पर्सन के लिए आपने बुक करी है वो भी परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कर सकता है कि भैया कैब लेकर आओ, कितनी देर में कैब लेकर आओगे। फिर आता है ज्वाइंट प्रॉमिसी, यानी कि 2 लोगों ने मिलके
प्रॉमिस करा है कि हम ये काम करेंगे, तो उसमें भी जो जॉइंट प्रॉमिसी है वो भी डिमांड कर सकता है। जैसे अगर कोई जॉइंट में लोन लिया जा रहा है, मैं और मेरे हस्बैंड अगर मिलकर कोई लोन ले रहे हैं, तो ऐसे केस में बैंक वाला मुझे भी नोटिस दे सकता है, हस्बैंड को भी नोटिस दे सकता है कि आपको अपना लोन जो है वो रीपे करना पड़ेगा। तो यहाँ वाली जो चीज़ है वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका जॉइंट प्रॉमिसी से रिलेटेड। फिर आता है हु मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो अपन ने इसमें पढ़ा है कि हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, वहाँ आप पढ़ते हैं हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सेम वही है कि प्रॉमिसी खुद भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, थर्ड पर्सन भी कर सकता है, और जॉइंट प्रॉमिसर भी कर सकता है। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, जहाँ अपने को पार्टनरशिप से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जॉइंट लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर का मेन क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब ये दोनों चीज़ें क्लैशिंग वाली रहती हैं। मैडम पार्टनरशिप एक्ट में ये बात दे रखी है और आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली बात दे रखी है, क्या है ये? तो जब भी हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं तो वन इज़ लाइबल फॉर ऑल इज़ लाइबल फॉर वन। तो अगर किसी ने भी जॉइंट प्रॉमिस करा है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो लाइबल माने जाते हैं। अब भले ही करा एक ने है प्रॉमिस, पर फिर भी सारे लाइबल माने जाएंगे। पर ये वाली चीज़ किस में है? फ्रॉड के केस में भी होती है और अदर केसेस में भी होती है। और वो जो चीज़ है वो डायरेक्टली आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड होनी चाहिए, फर्म से रिलेटेड होनी चाहिए। पर्सनल प्रॉमिसेस के लिए सारे जो पार्टनर्स हैं वो लाइबल नहीं माने जाएंगे। तो जनरल रूल क्या बोल रहा है? तो लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर में ये बोला जाता है, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, ऑल ऑफ देम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। तो यहाँ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ देम, किसी एक पार्टनर की या किसी एक जॉइंट प्रॉमिसी की अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर प्रॉमिसर्स के पास आती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो पर्सन मरा है ना, उस पर्सन की डेथ के बाद में जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो और बाकी के प्रॉमिसर्स जो हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो अगर मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर कोई लोन लिया है 50 लाख रुपए का और मेरी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या वो सिर्फ 50 लाख रुपए मेरा फ्रेंड पूरा करेगा? तो बोला जाता है कि नहीं, मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मेरा शेयर पूरा करेंगे, और जो वो जॉइंट प्रॉमिसर है, मेरा जो फ्रेंड है, वो अपना शेयर पूरा कर रहा होगा। तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट अदर प्रॉमिसर्स के ऊपर नहीं होती है, बल्कि जो पर्सन की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर उनकी बाकी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है। अगर आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवल, जितने भी पार्टनर्स हैं या जितने भी जॉइंट प्रॉमिसर हैं वो सारे के सारे कार में जा रहे थे, फ्लाइट में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, सबकी डेथ हो गई। अब क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का? तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे ना वो क्या करेंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। तो हमेशा कभी भी प्रॉमिसर की डेथ की वजह से तो कुछ नहीं होगा, परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही उनकी तरफ से परफॉर्म कर रहे होंगे या फिर कंपनसेशन दे रहे होंगे। रूल एज टू टाइम एंड द प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब जगह इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करता है। तो सबसे पहला है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ होना चाहिए और किस टाइम पर होना चाहिए। तो सबसे पहला दे रखा है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाई नहीं करा है तो उसे क्या माना जाएगा? विद इन रीजनेबल टाइम माना जाएगा। तो अनअकैडमी जब भी आपसे प्रॉमिस करती है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम के 2 दिन बाद सिलेबस कंप्लीट करवाने को कंप्लीट बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो रीजनेबल, अगर भले ही टाइम स्पेसिफाई नहीं करा है पर उसका रीजनेबल टाइम माना जाएगा कि आपने कब लिया है, वो आपने पैकेज कब लिया है, दूसरा आप कौन से टाइम के लिए ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट हमेशा डिफर करेगा। नेक्स्ट वाली चीज़ होती है टाइम स्पेसिफाइड बट द प्रॉमिसी इज़ टू बी परफॉर्म विदाउट द प्रॉमिसीज एप्लीकेशन। अब यहाँ है ना, प्रॉमिसी की कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, तो ऐसे में यानी कि जब आपसे पूछा जाता है कि डिलीवरी जो देनी है वो क्या ये वर्क प्लेस है या होम प्लेस है, तो होम प्लेस है तो जनरली वो रात में भी डिलीवरी ले लेते हैं, 10 बजे के बाद भी डिलीवरी ले
ले लेते हैं। पर अगर बाय चांस आपके वर्क प्लेस है तो 7 बजे के बाद वो डिलीवरी नहीं देते हैं वर्क प्लेस पे। तो कारण क्या है कि डिपेंड करता है कि जहाँ आपको परफॉर्मेंस करनी है वो जगह किस तरीके की है। तो जगह के हिसाब से आप यूजुअल वर्किंग आवर्स देखते हैं ऑन ए पर्टिकुलर दैट डे, कि जिस दिन आपने बोला है, आपने डे तो बता दिया कि भाई संडे को आ जाना, पर कितने बजे आ जाना। तो संडे को अगर वो सामने वाला पर्सन बोला है तो 10 से 5 के बीच में ही आपको जाना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ होती है कि टाइम स्पेसिफाइड बट द प्रोमिस टू परफॉर्म द प्रोमिस एप्लीकेशन। तो टाइम अगर स्पेसिफाई कर रखा है तो उस एक्यूरेटली उसी टाइम पर काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसे वैलिड परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। सेकंड, सामने वाले पर्सन के पास ये वॉइडेबल ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन होता है कि वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे एक्सेप्ट ना करें। अगर प्लेस स्पेसिफाई नहीं करी है तो रीजनेबल प्लेस देखा जाएगा। अब रीजनेबल प्लेस का मतलब क्या होता है? क्लासेस के लिए बुला रहे हैं और क्लासेस आपको फिजिकल क्लासेस दे रहे हैं। अब अगर कहीं जंगल में जाकर अगर आपको क्लासेस दी जाएगी जहां कोई पर्सन आ ही नहीं सकता है तो उसे वैलिड परफॉर्मेंस नहीं बोला जाएगा। मैनर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? तो मैनर ऑफ द परफॉर्मेंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिस ही बोल रखा होगा, यानी कि प्रॉमिस ही बताएगा कि उसे परफॉर्मेंस कैसी चाहिए और किस टाइम पर चाहिए। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी रहेंगी। इस टाइम एंड एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये देखना पड़ेगा कि क्या टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर आप शेयर मार्केट वाली चीज़ देखेंगे या फिर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वाली चीज़ देखेंगे जहां प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ऐसे में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट रहेगा, तो ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अदरवाइज जो काम आप जनवरी में कर रहे हैं सेम काम अगर आप मार्च में करोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो बहुत कम रह जाएगा। जनवरी में सेम काम करोगे तो वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। अब अगर मैंने किसी से जैकेट्स ऑर्डर करे हैं, अगर जैकेट मुझे सर्दी ख़त्म होने के बाद मिल रहे हैं तो मुझे उन जैकेट का कोई यूज़ नहीं रहेगा। लेकिन सेम चीज़ अगर मुझे टाइम से मिल रही है तो क्या रहेगा, मैं उस चीज़ का यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा जाएगा कि क्या टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भी या नहीं है। अगर वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और दोनों ही पार्टी उस चीज़ के ऊपर एक्सप्रेसली एग्रीड हो चुकी हैं तो टाइम को एसेंस माना जाएगा। सेकंड वाली चीज़ है कि नॉन परफॉर्मेंस एट द स्पेसिफिक टाइम रिजल्ट इन द इंजरी टू द पार्टी। तो यहाँ मेन केस कौन सा आता है? यहाँ आपको याद रखना है आटा चक्की वाला एग्जाम्पल। एक पर्सन है जो कि पूरे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन एग्जाम्पल है। एक पर्सन है जो आटा चक्की चलाता था। आटा चक्की चलाते चलाते उसका एक पार्ट जो है वो ख़राब हो गया। जब उसने ऑर्डर करा तो ये बोला गया कि यस ये जाएगा, रिपेयर होकर आ जाएगा 3 दिन में। अब जब उसकी 3 दिन के लिए उसकी जो आटा चक्की है वो बंद रही, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वाले की गड़बड़ नॉन परफॉर्मेंस की वजह से वो 3 की जगह 10 दिन लग गए। अब सामने वाले की आटा चक्की जो 3 दिन बंद रहनी थी अब वो 10 दिन बंद रही। 10 दिन में जो गेहूं के जो प्राइस थे, जो ग्रेन्स के जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो सामने वाले को डबल नुकसान हुआ। आटा चक्की बंद रही वो तो नुकसान हुआ ही सही, जो उसके रॉ मटेरियल में प्राइस फ्लक्चुएशन आया उसका भी उसे नुकसान हो गया। तो डबल नुकसान हुआ है। तो यहाँ माना जाता है कि सामने वाले पर्सन ने अगर आपने कोई काम बोला है और वो टाइम से पूरा नहीं करा है जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान होता है और टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो हाँ इसे नॉन परफॉर्मेंस माना जाएगा। नेचर एंड द नेसेसिटीज रिक्वायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफिक टाइम। टाइम जो है वो कंसीडर कब करा जाएगा? सबसे पहला, या तो आपने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखा है कि भाई इतने बजे ही काम करना है। दूसरा, अगर आपने उसे टाइम से नहीं करा है तो सामने वाले को नुकसान होगा। तीसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर और नेसेसिटी है कि भाई इसी टाइम पर ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी हैं, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ बता दी है तो यहाँ देख लिया जाएगा कि यस टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है कि अगर नॉन परफॉर्मेंस कब कब माना जाएगा कि आपने काम तो करा है पर टाइम से नहीं करा है, तो ऐसे में नॉन परफॉर्मेंस कम माना जाएगा। तो पहला है कि जब टाइम आपका एसेंस माना जाता है, तो सामने अगर आप टाइम से नहीं गए या फिर आपने डिलीवरी नहीं दी है टाइम से, सर्दी ख़त्म होने के बाद जैकेट डिलीवर करवा रहे हो या शादी ख़त्म होने के बाद आप वहाँ
फ्लावर्स और डेकोरेशन का आइटम लेकर जा रहे हो, तो ऐसे में सामने वाला पर्सन क्या कर देगा, डिनाई कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये डिलीवरी, क्योंकि शादी हो चुकी है, अब इस चीज़ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, मेरे लिए सिर्फ ये एक चीज़ भीड़ मानी जाएगी। तो ये वाली चीज़ों में क्या है, वॉइडेबल रहता है, आप सामने वाले की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ही नहीं करो। सेकेंड वाली चीज़ है, इफ़ द परफॉर्मेंस बियॉन्ड द स्पेसिफिक टाइम इज एक्सेप्टेड। अब यहाँ से क्वेश्चन है जो कई बार आता है और मेरे पास डाउट सेशन में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। अगर आपने कोई काम है जो कि, और जो बच्चे मेरे पुराने पास्ट स्टूडेंट हैं वो ज़रूर इस लाइन को पढ़ लेना, तो जब भी आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, माना कि उसने बोला था कि 5 बजे डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद आ रहा है और मैंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है भैया दे दो डिलीवरी, तो परफॉर्मेंस बियॉन्ड द स्पेसिफिक टाइम इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम द कंपनसेशन फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस एट द agreed time unless at the time of the acceptance he has given a notice to the promisor of his intention to claim compensation। तो अगर यहाँ क्या आप कंपनसेशन मांग सकते हो क्या, तो पहली चीज़ है कि सामने वाले ने लेट डिलीवरी दी है। अब लेट डिलीवरी दी है तो आपने उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, तो मैडम जब डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था, अगर कॉन्ट्रैक्ट में या तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखा था या फिर नॉन परफॉर्मेंस की वजह से सामने वाले को इंजरी हुई है, यानी कि टाइम एक इम्पॉर्टेंट एसेंस है। सेकेंड वाली चीज़, या तो नेचर एंड द नेसेसिटी जो है वो परफॉर्मेंस की वो उसी टाइम से रिलेटेड थी और आपने ये नोटिस देकर कहीं बिना कहीं ये वाली बात उसे बता रखी थी। तो बच्चे ये है ना, गिवन नोटिस को ध्यान ही नहीं देते, वहाँ वो बताता है, फ़ोन करके बोलता है, कई बार ये नोटिस भी दिया जाता है कि भैया टाइम से डिलीवर करना, अदरवाइज़ नुकसान हो जाएगा मेरा, और अगर मेरा नुकसान होगा तो मैं कंपनसेशन क्लेम करूँगा। वो बोले हाँ मैडम आप समझ जाइए मैं कर दूँगा। अब अगर सामने वाला इतना अश्योरेंस दे रहा और फिर भी लेट कर रहा है तो आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन में बीच में ढूंढना पड़ेगा कि सामने वाले ने नोटिस दिया है क्या, सामने वाले ने टाइम की इंपॉर्टेंस बताई है क्या। अगर उसने टाइम की इंपॉर्टेंस भी बताई है, नोटिस भी दिया है कि देखो लेट हो जाएगा तो कंपनसेशन मांगूंगा, तो हाँ वो कंपनसेशन मांग भी सकता है और परफॉर्मेंस भी ले सकता है। अंडरस्टूड। जब टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। तो अगर टाइम का कहीं मैटर ही नहीं है, जो चीज़ आपको 12 महीने लगती है और टाइम लेट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। प्रोमिस इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ऑफ हिम एंड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द टाइम प्रोमिस एग्रीड। वो अब यहाँ क्या कर सकते हो, तो जहाँ टाइम एसेंस नहीं होता है ना, वो वाली चीज़ आपकी ज़्यादा फ़ायदे वाली होती है। ऐसा क्यों फ़ायदे में होता है, तो नो डाउट जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके उस तरीके के होते हैं जहाँ टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइडेबल नहीं है, जिसके कारण प्रोमिसी को वो जो भी दे रहा है, जब भी दे रहा है, आपको लेना पड़ेगा। अब आप ले रहे हो पर आपका नुकसान तो हो रहा है, तो क्या कंपनसेशन क्लेम करा जा सकता है? यस, आप कंपनसेशन ज़रूर क्लेम कर सकते हो। तो टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कंपनसेशन लिया जा सकता है। अगर टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल है, यानी कि ऑप्शन दिया जा रहा है, चाहो तो एक्सेप्ट करो, चाहो तो एक्सेप्ट नहीं करो। पर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकते हो। कंपनसेशन की डिमांड सिर्फ तब कर सकते हो जब आपने नोटिस दिया है। तो ये वाला जो 9 वाली चीज़ है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना और 2-3 बार हो सके तो रात में सोने से पहले एक बार इसे ज़रूर पढ़ना। सबसे फेवरेट क्वेश्चन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके साथ में आता है आपका फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, तो कोरोना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का। तो जैसे ही कोरोना हुआ था तो नो डाउट सब बिजनेसमैन ने अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे, लेकिन सरकार ने जब क्या लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, तो आप उसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। क्या आप अगर किसी भी तरीके से लॉ तोड़ के उसे परफॉर्म करोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको कोई काम करने के लिए बोल रहा है वो इम्पॉसिबल हो जाए या फिर अनलॉफुल हो जाए, और जिसका जो हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ना, वो इवेंट आपके हाथ में है और है ना उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को impossibility of performance बोला जाता है। by the reason of some event by which the promiser could not prevent becomes void, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएंगे क्योंकि वो impossible हो गए हैं या
लॉफुल हो गए हैं। तो 4 साल पहले से जब मैं ये वाली चीज़ पढ़ाती थी, 2020 के पहले पहले जब भी मैं पढ़ाती थी, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देती थी कि आपने शादी करने का प्रॉमिस करा है और शादी के बदले में आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर जिससे शादी करने का प्रॉमिस करा गया है, अगर उसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड मान लिया जाएगा। लेकिन कोरोना के बाद में बेस्ट एग्जाम्पल रहता है कि कोरोना के टाइम पे से पहले कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करे गए थे पर उन्हें फुलफिल नहीं करा गया। सिर्फ क्योंकि वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो चुके थे। अगर वो करते भी तो वो अनलॉफुल माना जाता। इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही इम्पॉसिबिलिटी के बारे में कोई ना कोई बातें पता हैं, तो ऐसे केस में अगर दोनों ही पार्टीज़ को ये वाली बात पता है तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। तो जिस पर्सन की 2 दिन में डेथ होने वाली है, अगर वो किसका वादा कर रहे हैं, अगर वो वादा शादी का वादा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वॉइड एट इनिशियो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर 3 दिन में डेथ होने वाली है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने बोल दिया है हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, और अब आप है ना परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस दूंगा, गाना गाऊंगा, तो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वॉइड एट इनिशियो माने जाएंगे। सामने वाले को पता है ना कि भाई इतना आसान नहीं है। तो इम्पॉसिबिलिटी के बारे में अगर आपको पहले से जानकारी है फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वॉइड एप इनिशियो माना जाएगा। लॉकडाउन लग चुका है और फिर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई इतने दिन में मैं परफॉर्म कर दूंगा, ठीक है, आओ चलो अपन क्या रखेंगे, स्टेज परफॉर्मेंस रखेंगे, वॉइड एट इनिशियो माना जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और दोनों ही पार्टीज़ को पता है लॉकडाउन के टाइम पर किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस बैन कर रखी है। अगर किसी एक पार्टी को पता है, ठीक है, या फिर ये किसी को भी नहीं पता है, तो अगर किसी को भी इस बारे में जो एक फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी है वो दोनों में से किसी को भी नहीं पता है, म्यूचुअल मिस्टेक मानी जाएगी। और तीसरी वाली चीज़ एक ही पार्टी को पता है, ठीक है, खबरियों ने ये वाली बात दी है, तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा, तो सामने वाला आपसे कंपनसेशन ले सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो डिपेंड करता है इम्पॉसिबिलिटी की चीज़ क्या है। फिर आता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानी जाती हैं। तो जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो चुका है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो ऐसे में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। सेकंड चीज, वेयर एन एक्ट बिकम अनलॉफुल बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोमिसर, तो इसे क्या बोला जाएगा, तो भी ये वॉइड माना जाएगा। तो पहले कोरोना के पहले या लॉकडाउन के पहले गैदरिंग, सोशल गैदरिंग इतना नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन ये लॉकडाउन के टाइम पे सोशल गैदरिंग अनलॉफुल हो गया नेचर का, तो ऐसे में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा। अगर सिर्फ एक प्रॉमिसर ही अलोन रिस्पॉन्सिबल है इम्पॉसिबिलिटी के लिए, तो आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। अगर सामने वाले ने इस तरीके की इम्पॉसिबिलिटी खुद ने क्रिएट करी है, जिस दिन परफॉर्मेंस देना है उसके पहले गले में अगर मैंने फांस घुसा ली, मरकरी ले लिया, पैर तोड़ लिया, जानबूझ के मैं ऐसे काम कर, जानबूझ के ट्रक के नीचे आ गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो गया सामने वाले के लिए परफॉर्म करना। तो ऐसी वाली चीज़ों के लिए आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है वेयर द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड। आपका एग्रीमेंट ये जो है वो क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा, कंपनसेशन आपको मिलेगा। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, तो अब ऐसे केस में परफॉर्म तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो अब जब परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो तो क्या माना जाएगा, तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि यस परफॉर्मेंस हो चुकी है, कंपनसेशन दे दो और ख़त्म करो। तो कब का कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मान लिया जाता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। तो सबसे पहला आपने जो काम बोला था आपने वो काम करके दे दिया, टिक, ठीक है, तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस यानी कि जो काम बोला था दोनों ही पार्टीज ने वो काम कर दिया, तो इसे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस बोला जाता है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मैडम मुझे भी नहीं पढ़ना आप भी मत पढ़ाओ, ठीक है, छुट्टी, तो ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उसे बोला जाता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है
डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सरकार ने ही मना कर दिया कि भाई कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। लैप्स ऑफ टाइम, जो चीज़ जितने टाइम में करनी थी वो उतने टाइम में नहीं करी, तो जितनी करी है उतने में ही खुश रहो, उतने का ही पेमेंट करो, लैप्स ऑफ टाइम। ऑपरेशन बाय लॉ, लॉ ने ही कोई चीज़ बोल दी कि भाई इतने को ही फुलफिल मान लो, इतनी ही चीज़ को ही कंप्लीटेड मान लो। तो ये जनरली आपका कंस्ट्रक्शन वाले ही सेंस में होता है कि जब बिल्डर आपका पूरा काम करके नहीं दे सकता है और उसके पास अब पैसे भी नहीं है पूरा कंस्ट्रक्शन करवाने के, और वो इंसॉल्वेंट वाली पोजीशन में चला गया है, तो फिर क्या माना जाएगा, तो ऐसे में कोर्ट जो है वो बोलता है कि जितना हो गया उसका पेमेंट कर दो, ख़त्म करो इस चीज़ को, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और को दे दिया जाएगा। तो जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट करा जाएगा। तो ये वाली चीज़ कैसे हुई है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मान लिया जाएगा। नेक्स्ट वाली चीज़ होती है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो इसे भी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज या ख़त्म मान लिया जाएगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये कब पता पड़ेगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, ये तोड़ दिया है, तो सामने वाले ने मुंह पर बोल दिया कि भाई नहीं कर रहा मैं परफॉर्मेंस, ठीक है, जो मैंने प्रॉमिस करे थे वो प्रॉमिस मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरे से रिलेटेड बातें हैं नहीं कर रहा, कर लो जो करना है, तो सामने वाले ने मना कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि वो फुलफिल ही नहीं कर सकता है। तो अगर कोई सिंगर है वो उसकी खुद की गला ख़राब हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, वो कहाँ है, हॉस्पिटल में है, तो हमें दिख रहा है कि वो फेल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, गलत कुछ नहीं करा, मुंह पर बोला नहीं है, पर कंडीशन दिख रही है कि ख़त्म हो चुका है। बाय हिज एक्ट, आपने फ़ोन लगाया, एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 10 बार सामने वाले को फ़ोन लगा रहे हो पर सामने वाला आपके फ़ोन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, सही बैठा है पर कॉल नहीं उठा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बाय एक्ट, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है बाय एक्ट। फिर आता है मेक्स इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, वो बीच में इतने सारे बैरियर क्रिएट कर रहे हैं जिससे समझ में आता है कि सामने वाला परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता है। तो अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो जो एग्रीड पार्टी है वो या तो परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकती है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स दे रखे हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकती हैं। तो आपके जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने तोड़ दिया है, तो 2 है, एक है एंटिसिपेटरी ब्रीच और दूसरा है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में सामने वाला मुंह पर बोल रहा है कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, जो भी मैंने बात बोली है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अगर बाय चांस मैं ना जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उन्हें डिलीवरी देती हूँ किसी भी चीज़ की, किसी भी रॉ मटेरियल की डिलीवरी देती हूँ, आयरन और स्टील की डिलीवरी देती हूँ, पर अब क्योंकि आयरन और स्टील बनना कम हो गया है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, पैसे नहीं हैं उसे बनाने के, तो मैं सरकार को बोल सकती हूँ कि देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 10 साल का हुआ था, 7 साल पूरे हो गए, अब आगे की 3 साल मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्या माना जाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ सामने वाला पर्सन सामने बोल रहा है कि देखो जो शेड्यूल डेट दे रखी है ना उस पर मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी कि आपकी हरकतों से समझ में आ रहा है कि आप काम करके नहीं दोगे, तो ये वाली चीज़ क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लायबिलिटी फॉर डैमेजेस क्या माना जाता है, तो सबसे पहला आता है आपका ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, फिर एक एक करके सारे बता देती हूँ। ऑर्डिनरी डैमेजेस, दूसरे होते हैं स्पेशल डैमेजेस, तीसरे होते हैं एग्जेम्पलरी डैमेजेस, चौथे होते हैं नॉमिनल डैमेजेस, पांचवा होता है डैमेजेस फॉर द डिटीरिएशन कॉज्ड बाय डिले, और फिर आता है प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। तो सबसे पहले डैमेजेस वो पढ़ लो, लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी कि प्रीफिक्स्ड डैमेजेस, वो डैमेजेस जो कि आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए हैं कि अगर आप हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको 50% ऑफ द फीस जो है वो रिटर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या है, पहले से डिटेल दे दिया है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में बात ही नहीं लिख रखी है लेकिन फिर भी अगर आप डिमांड करते हैं उन डैमेजेस को तो उन्हें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं।
तो जैसे कि अगर बाय चांस मुझे कहीं मीटिंग में जाना है और मैंने फ़्लाइट बुक करी, फ़्लाइट मिस होने की वजह से या फ़्लाइट नहीं कैंसिल होने की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, या फिर ट्रेन कैंसिल होने की वजह से नुकसान हुआ है, और वो लोग ये क्लेम करते कि अगर किसी भी तरीके की अगर फ़्लाइट कैंसिल होती तो हम आपको कंपनसेशन देंगे। तो पहला ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब है कि मुझे फ़्लाइट का जो फेयर है, फ़्लाइट का जितना भी फेयर था वो पूरा रिटर्न कर दिया गया है। ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। स्पेशल डैमेजेस, पर फ्लाइट कैंसिल हो गई, आपने मुझे पैसे तो दे दिए हैं फ्लाइट कैंसिल होने के, लेकिन उसकी वजह से मेरी मीटिंग भी नुकसान हो गई और मैं मीटिंग पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से मुझे 5 करोड़ का नुकसान हो गया या 50 लाख का नुकसान हो गया, तो वो स्पेशल डैमेजेस माने जाएंगे। फिर आता है एग्जेम्पलरी डैमेजेस और नॉमिनल। नॉमिनल का वर्ड ही मतलब है नॉमिनल, यानी कि नुकसान तो हुआ है पर बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ है, इक्का दुक्का, 1-2 रुपए का नुकसान, 1000-2000 का नुकसान, इसे नॉमिनल डैमेजेस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है डैमेजेस फॉर द डिटोरेशन कॉज्ड टू डिले। तो बेसिकली ये कैरेजेस से रिलेटेड होता है, जहां सामने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसने डिले कर दिया आने में, तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। आपने परफॉर्म तो कर दिया पर उसकी जो क्वालिटी रहनी चाहिए थी वो अब उस क्वालिटी के ही नहीं है। अगर आप बनाना जो 2 दिन में डिलीवर करना है, अगर आप उसे 7 दिन में डिलीवर करोगे तो प्राइस का इतना ज़्यादा नुकसान होगा, प्लस जो आपके बनाना है वो भी डिटोरेट हो जाएंगे, तो उन्हें सेम प्राइस पर वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो डैमेजेस हैं वो किसकी वजह से हैं? आपने डिलीवरी तो दी है पर उसकी सेम क्वालिटी नहीं है, जो क्वालिटी है वो डिग्रेडेट हो गई है, जिसकी वजह से उसे क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। और लास्ट वाली चीज़ प्रीफिक्स्ड डैमेजेस माने जाएंगे। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। तो अगर कोई पर्सन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ मिलेंगी? सबसे पहला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर दें। दूसरा है स्यू अपॉन द क्वांटम मेरिट। अब क्वांटम मेरिट का मतलब क्या है? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना सामने वाले ने परफॉर्म करा है उतना ठीक है, जितना नहीं करा है उसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं? नॉन परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप उससे पैसे मांग रहे हैं, क्वांटम मेरिट। फिर आता है क्वांटम मेरिट एक और चीज़ के लिए है कि आपने 80% तो परफॉर्म कर लिया लेकिन 20% परफॉर्म नहीं करा है, तो इस वाली चीज़ को क्या बोला जाता है? स्यू अपॉन क्वांटम मेरिट। कि 80% हो गया, 20% नहीं हुआ, क्या आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, आपको कंपनसेशन दिला दिया जाएगा। तो इसे क्वांटम मेरिट बोला जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने फुलफिल कर दिया है। नेक्स्ट आता है स्यू फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। भाई आपको परफॉर्मेंस तो देनी ही देनी पड़ेगी। हमें ना ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप पैसों से कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई वाली जो चीज़ है उसे आप पैसों से कंपनसेट नहीं कर सकते। अगर किसी टीचर ने प्रॉमिस करा है कि वो क्या करेगा? सिलेबस कंप्लीट करेगा, अब एग्ज़ाम होने तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा जाएगा, तो सामने वाला बोले कि लो तुम पैसे रिटर्न कर लो। पैसे रिटर्न करने से उनके एग्ज़ाम के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी जगहों पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाएगा। अगर कोई पेशेंट है उसे आप बोलेंगे कि नहीं आप पैसे ले लो, ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो वो पैसे उसकी पेन को किल नहीं कर सकता है, तो उसे क्या करवाना पड़ेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी पड़ेगी, आपको उसे ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। फिर आता है स्यू फॉर द इंजंक्शन। जो नुकसान हो चुके हैं उसके लिए आप स्यू कर रहे हैं। अब रिलेवेंट केस लॉस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो सबसे पहला और लैंडमार्क केस है आपका हेनली वर्सेस बैक्सेंडेल का केस। ये बिल्कुल वो ही केस है, आटा चक्की वाला। तो यहाँ एक आटा चक्की वाला पर्सन था जो कि पी था, वो ये एक फ्लोर मिल चलाता था, उसकी वो है ना आटा चक्की ख़राब हो जाती है, तो वो कैरियर सर्विसेज पर दे देता है डी को, जो कि एक कॉमन कैरियर सर्विसेज है। वो बोलता है कि 2 दिन में आपका है ना ये जितना भी पार्ट ख़राब हुए हैं मैं रिपेयर करवा के वापस को शाफ्ट को लाकर दे दूँगा। तो जिसके कारण 2 दिन के लिए जो आटा चक्की है वो बंद रहती है। अब ये जो डिलीवरी वाला पर्सन है वो 2 दिन की जगह 5 दिन लेट कर देता है, तो जो चीज़ 2 दिन में आनी थी अब वो 7 दिन के बाद आ रही होती है, जिसके कारण
पी जो पर्सन है वो आटा चक्की वाला किसको किसको के ऊपर केस करता है, डिलीवरी के ऊपर केस करता है। वो बोलता है कि आपके डिले होने की वजह से मुझे 2 नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान हुआ है लॉस ऑफ प्रॉफिट का, कि जो चीज़ 2 दिन बंद रहनी थी अब वो 7 दिन बंद है, तो 5 दिन का नुकसान हुआ है। दूसरा प्राइस भी फ्लक्चुएट हो चुकी है, तो मुझे वो भी नुकसान हुआ है। तो यहाँ ये डबल नुकसान मांग रहे थे। तो कोर्ट ने ये बोला कि देखो, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो आपने उसे क्या बोला था कि आटा चक्की को 2 दिन में लाकर दे देना, वरना आटा चक्की हमारा जो आटा चक्की है वो बंद रहेगी, 2 दिन तक नुकसान होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ आपने एक्सप्रेसली बताई थी उसे, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन जो था उससे रिलेटेड कोई बात नहीं बताई गई है। तो जब भी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होता है तो उसमें आप ऑर्डिनरी डैमेजेस मांग सकते हो, लेकिन जो चीज़ आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही बताई ही नहीं है उससे रिलेटेड आप कोई भी कंपनसेशन नहीं मांग सकते हो। द कोर्ट हेल्ड दैट पी को जो एंटाइटलमेंट है वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ फॉर द ऑर्डिनरी डैमेजेस। डी इज़ नॉट लाइबल फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉफिट। जो ऑर्डिनरी डैमेजेस हुए हैं ना, कि 2 दिन की जगह 7 दिन बंद रही है, तो उसका 5 दिन का जो नुकसान है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस माना जाएगा, वो मिलेगा। लेकिन जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुई है पर डी को जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट यहाँ किस वजह से बताया जा रहा था, तो गेहूं की कीमत जो पहले 100 रुपये थी वो अचानक 80 रुपये हो गई, तो यहाँ सामने वाले पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। अगर वो टाइम से आ जाती तो वो उस लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी पैसे मांग रहा था। तो बोला कि नहीं, लॉस ऑफ प्रॉफिट की आपने जानकारी ही नहीं दी थी। द ओनली इन्फॉर्मेशन गिवन बाय पी टू डी, डिलीवरी वाले को केवल आपने आर्टिकल से रिलेटेड बात बताई थी, ब्रोकन शाफ्ट से रिलेटेड बात बताई थी, लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड कोई बात नहीं बताई थी। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे, ये वाले लॉस ऑफ प्रॉफिट के डैमेजेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है, ये वाला केस वो है गिबलन्स वर्सेज वेस्टमिनिस्टर बैंक वाला। एक बिजनेसमैन है, वो मैन whose credit has suffered will get exemplary damages even if he has sustained no peculiar loss। तो यहाँ जब हम टॉट में पढ़ते हैं ना कि भाई अगर आपके लीगल राइट्स को डैमेज करा गया है तो वहाँ टॉट माना जाता है, लेकिन अगर आपके लीगल राइट्स को डैमेज नहीं करा गया है लेकिन आपको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसे टॉट नहीं माना जाता है। तो यहाँ बोला गया है, क्या सच में लॉस होना ज़रूरी है क्या कंपनसेशन मांगने के लिए? तो गिबन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक में ये बोला गया कि माना कि किसी बिजनेसमैन को नुकसान नहीं हुआ है, आपकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से कोई स्पेसिफिकली नुकसान नहीं हुआ, जो हुआ भी है तो बहुत छोटा मोटा सा नुकसान हुआ है, तो क्या ऐसे में वो कंपनसेशन मांग सकते हैं? यस, वो कंपनसेशन तो भी मांग सकते हैं। तो एग्जेम्पलरी डैमेजेस बोला जाएगा कि ऐसे केस में सामने वाले पर्सन को कौन से डैमेजेस मिलते हैं, अगर उसका कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है पर क्योंकि आपने नॉन परफॉर्मेंस करी, आपने अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं करी, आपको कौन से डैमेजेस मिलेंगे? एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलेंगे। जो एक्चुअल लॉस नहीं हुआ लेकिन आपको पनिशमेंट के तौर पर आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, उसे एग्जेम्पलरी डैमेजेस बोला जाता है। ऊपर सारे डैमेजेस बताए थे, एग्जेम्पलरी यहाँ बता रही हूँ। In this case, it was held that non-trader cannot get heavy damages in the like circumstances unless the damages are alleged and proved to be an special damages। तो पर ये आपकी चीज़ क्या बतानी पड़ेगी? स्पेशल डैमेजेस बतानी पड़ेगी। फिर आपको बताया जाता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि फ्यूचर किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, फॉर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमने कभी एंटर ही नहीं करे, पर क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसानियत के नाते जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन सारी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होते हैं? तो अगर कोई बच्चा है जो कि अनाथ हो चुका है और वो आपके साथ में रहता है और आप उसे बेसिक नेसेसिटी फैसिलिटी देते हैं, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि आपने प्रॉमिस नहीं करा है कि सामने वाले को आप नेसेसिटी देंगे, पर आप नेसेसिटी दे रहे होंगे। सेकंड चीज़, आपके पास अब ये राइट है
कि जब वो कमाने लग जाएगा या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, एंसेस्टर्स जो प्रॉपर्टी उसे मिली होगी, आप उस प्रॉपर्टी में से रीएम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कभी भी आपने एंटर नहीं करें। सेम ऐसे ही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है फाइंडर ऑफ द गुड्स का। अगर आपको सड़क पे कोई चीज़ मिली है और आपने उसे अपने पास रख ली है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे डैमेज नहीं होने देंगे। आपको बिल्कुल उसे उस तरीके से सेफगार्ड करना है जैसे कि आप खुद उसके ओनर हैं। और अगर वो चीज़ डैमेज होने वाली है, जैसे आपको ठेला मिला है बनाना का या फ्रूट की कोई बड़ी सी बास्केट मिल गई है, तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे जल्दी से जल्दी बेच दें। अगर आप नहीं बेचेंगे तो सामने वाला पर्सन आपसे लॉस की डिमांड कर सकता है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आपको जितनी भी आपकी बातें बताई जाती हैं वो कहीं लिखी हुई नहीं होती हैं, ये बेसिकली एक कॉमन सेंस वाली चीज़ मानी जाती हैं। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी इवेंट पर डिपेंड करते हैं, किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली इसका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है आपका वो वाली चीज़। इंश्योरेंस जो है वो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। तो इंश्योरेंस में अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अगर गाड़ी नहीं ठुकेगी, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। पर याद रखना, अगर आप गाड़ी को जानबूझ के ठोक रहे हो तो भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो कंटिंजेंट इवेंट है, जो फ्यूचर इवेंट है, वो कंट्रोलेबल नहीं होना चाहिए, वो अनकंट्रोलेबल इवेंट होना चाहिए, तो ही उसे कंटिंजेंट इवेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इवेंट रेफर्ड एज ए कोलेटरल। अब यहाँ जो इवेंट है इसे कोलेटरल माना गया है जिसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड करता है। तो एक और इसका आपका एग्जांपल है जो अंडरराइटिंग है। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इज इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है अंडरराइटर और अंडरराइटिंग एग्रीमेंट? तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जैसे अगर बाय चांस शेयर्स लेकर आए हो, तो आपने 10 करोड़ का आईपीओ लेकर आए हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आए हो, लेकिन है ना पब्लिक ने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब ही नहीं करा। अब है ना कंपनी लॉ में ये बोला जाता है 95% ऑफ द शेयर्स अगर आपके सब्सक्राइब नहीं हुए तो आईपीओ आपका फेल हो जाता है, आपको सबके पैसे लौटाने पड़ते हैं। अब क्या करोगे आईपीओ को फेल ना होने देने से? तो हम अंडरराइटर्स को क्या करते हैं, बुक कर लेते हैं। अंडरराइटर्स को बुक करने का मतलब ये है कि अगर बाय चांस 70% शेयर्स ही हमारे आईपीओ में सब्सक्राइब हुए हैं, तो ऐसे केस में जो बचे हुए शेयर्स हैं वो अंडरराइटर ले लेंगे और बदले में ब्रोकरेज हमें उन्हें देना पड़ेगा, और वो भी अपने पास नहीं रखते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो उसे सेल करके निकल जाते हैं। सेम ऐसे ही जो बिल्डर्स हैं वो भी अंडरराइटर करते हैं। अगर मैं 50 फ्लोर की कोई बिल्डिंग बना रही हूँ और उसमें बहुत सारे घर हैं, अब वो घर बिकेंगे या नहीं बिकेंगे ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है और मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही अंडरराइटर्स को बुक कर लूँगी कि देखो वैसे तो मुझे प्रॉपर प्रोबेबिलिटी है, प्रॉपर मुझे उम्मीद है कि इसके 50% घर भर जाएंगे, लेकिन अगर जो ये 50% ऑफ द फ्लैट्स जो हैं वो नहीं बिकते हैं तो ये अंडरराइटर उन फ्लैट्स को खरीद लेंगे। तो अंडरराइटर का काम कब चालू होगा? अगर नॉन सब्सक्रिप्शन होता है, अगर आपकी चीज़ बिकती नहीं है तो। और बिकना और नहीं बिकना ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, अनसर्टेन इवेंट माना जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी आपके क्या माने जाएंगे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है आपकी कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी तरीके के इवेंट पर बेस्ड होते हैं, प्लस ये वाले इवेंट जो हैं वो क्या होते हैं आपके अनसर्टेन होते हैं। सिर्फ प्रॉमिस फुलफिल ना करना आपका अनसर्टेन इवेंट नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद में रूल्स जो कि बता रखा है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर भी होते हैं। किस तरीके की नॉन हैपनिंग? तो जैसे अगर हैपनिंग वाला बता देती हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें 1 करोड़ मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस की वजह से। तो पैसा मिलना किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे मरने के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मर रही हूँ तो वो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है, मेरे मरते ही पैसा दे दिया जाएगा। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर आपने शिप का इंश्योरेंस करवा रखा है तो जब भी कोई शिपिंग एग्रीमेंट होता है, किसी भी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपलसरी है। बिना इंश्योरेंस के कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करा जा सकता है। तो जैसे ही आप शिपिंग का वो करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें है ना आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है कि अगर बाय चांस शिप जो है वो आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको क्या दे देंगे? कंपनसेशन दे देंगे। तो अब आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको कब पेमेंट करेंगे? तो आपका
पेमेंट जो करा जाएगा वो शिप के नहीं पहुंचने पर करा जाएगा। अगर बाय चांस शिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड। फिर आती है चीज़ नॉन हैपनिंग के साथ में ही ये कंट्रोलेबल इवेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये फ्यूचर इवेंट होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप आत्महत्या करोगे तो ऐसे वाले केस में क्या नहीं मिलता है, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। फिर इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्रेजर ढूंढ कर दे देना क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? नहीं, ट्रेजर ढूंढना और आपके जादू से कोई चीज़ दे देना, ये वाली सारी चीज़ें आपके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कभी साइन ही नहीं करे हैं पर लॉ ने हमारे सर के ऊपर रख रखे हैं कि भाई इंसान हो तो इंसानों की जैसे रहो, ये बेसिक आपकी लाइबिलिटी है जो आपको फुलफिल करनी है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय एन लॉ, जो कि किसी और पर्सन के बेनिफिट के लिए बोला गया है और इसमें किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा जाता है। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? तो सबसे पहला है फाइंडर ऑफ द गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा अगर आप किसी भी पर्सन के लिए अगर आप किसी भी पर्सन को बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट भी आपके क्या माने जाते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल, कोई भी इनकेपेबल पर्सन है और उसे आप बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। तो अगर आप किसी माइनर को किसी भी तरीके की बेसिक नेसेसिटी, अब अगर किसी माइनर को आप रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, आप उसे खाना खिला रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, वो कपड़े दे रहे हैं और उसे शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये नेसेसिटी वाली चीज़ है। तो बाद में जब उस बच्चे के पास में पैसे आएंगे या फिर जो उसके पास प्रॉपर्टी है आप उसमें से रीएम्बर्स कर सकते हैं थ्रू कोर्ट। लेकिन अगर आप उसे आईफोन दिला रहे हैं, अगर आप उसे मैकबुक दिला रहे हैं या फिर आप उसे बहुत लग्जरी चीज़ें दिला रहे हैं तो क्या आप उस पैसों का रीएम्बर्समेंट कर सकते हैं? नहीं। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है किसकी कौन सी नेसेसिटी है। किसी के लिए बहुत बड़ा घर नेसेसिटी हो सकता है और किसी के लिए नॉर्मल छोटी सी चीज़ें नेसेसिटी हो सकती हैं। तो नेसेसिटी को डिस्क्राइब नहीं करा गया है, ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करेगी। सेकंड चीज़ होती है राइट टू रिकवर द मनी पेड टू द अनदर पर्सन। अगर मैंने किसी गुड फेथ में किसी पर्सन को पेमेंट कर दिया है कि ठीक है आज तेरी तरफ से मैं पेमेंट कर देती हूँ और मैंने इंटेंशन भी बता दिया कि भाई मैं दान नहीं कर रही हूँ, मुझे ये पैसे वापस चाहिए, तो ऐसे में जो आपको पैसा वापस मिल रहा है ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उस पर्सन को वो पैसा लौटाना पड़ेगा। सेकंड वाली चीज़ है कि अगर आप किसी पर्सन के नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट को क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। दोस्त ने बोला, दोस्त एक नया मुंबई में आया, उसने बोला कि यार मुझे रहने के लिए घर चाहिए, अभी घर नहीं मिल रहा है इतनी जल्दी, तो मैंने कहा ठीक है तुम हमारे साथ घर में रह सकते हो, पर ये बोल दिया है कि भाई ये दातारी नहीं है, ये ग्रेटिट्यूस एक्ट नहीं है, तो यानी कि अब उस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे या तो किराया दे या फिर दूसरी चीज़ दे। तो आपको पहले से क्लियर करना पड़ेगा कि देखो मैं जो कर रहा हूँ वो ग्रेटिट्यूस एक्ट या किसी तरीके का डोनेशन नहीं है, मुझे पैसे वापस चाहिए होंगे। तो पैसे जब आप ये वाला इंटेंशन बता देते हैं तो इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पे करे। फोर्थ पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ द गुड्स। सड़क पे कोई भी चीज़ आपको मिलती है तो ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके ओनर ऑफ द गुड्स को पता करेंगे। तो अगर डायमंड की रिंग अगर आपको मिल रही है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो आप एडवर्टाइजमेंट दें या पुलिस में रिपोर्ट लगाएं या किसी भी तरीके से जो एक्चुअल ओनर है उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब एक्चुअल ओनर आपको मिल जाएगा और आपने वो रिंग रिटर्न कर दी तो ये न्यूज़पेपर का खर्चा और पुलिस का खर्चा जितना भी हुआ है वो सारा आप उस एक्चुअल ओनर से रिसीव कर रहे होंगे। एक्चुअल ओनर मना नहीं कर सकता, भाई अपन दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि एडवर्टाइजमेंट दो। बेसिकली उस फाइंडर ऑफ द गुड्स वाले पर्सन ने क्या करा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो भी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराए तो भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पर्सन को पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, और पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। फाइंडर ऑफ द गुड्स किसी भी तरीके का लॉस जो है वो बियर नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने वाले
फाइंडर ऑफ द गुड्स की वजह से ही जो उससे नुकसान हो गया, ओनर को अगर नुकसान हुआ है उसकी मिस्टेक की वजह से, तो क्या ओनर उस लॉस के लिए कंपनसेशन मांग सकता है? यस, मांग सकता है। तो मुझे एक रिंग मिली थी सड़क पर और मैंने उसे अपने लॉकर में रखा, और लॉकर में रखने के बाद में वो अचानक गुम गई, ठीक है, या फिर चोरी हो गई, तो क्या जो ओनर ऑफ द गुड्स है क्या वो मेरे से कंपनसेशन मांग सकता है? यस, मांग सकता है। अगर उसे ये पता पड़ जाए कि रिंग मेरे पास थी और मेरी लापरवाही की वजह से उसका नुकसान हुआ है, तो हाँ, मुझे उसे उस डायमंड रिंग के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ फॉर मनी पेड और डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। अगर बाय चांस आपको डरा के धमका के या बाय मिस्टेक आपके पास कोई भी पैसा ज़्यादा आ गया है, तो ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस पैसे को वापस से देना पड़ेगा। अब वो पैसा आपका पैसा नहीं माना जाएगा। क्या ये इसमें कोई राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अंडरस्टूड। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी है? सबसे पहला है श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फेवरेट केस है ये वाला मेरा। तो है ना, यहाँ श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ था? तो जो श्यामलाल है वो क्या था, एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो कंपलसरी रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम निकाल दी, यानी कि जो पर्सन 63 में रिटायर होने वाले थे, ये ऑर्डर निकाल दिया कि अब से वो पर्सन कितने में रिटायर होंगे? 60 साल में रिटायर हो जाएंगे। इस पर्सन ने क्या कर दी? रिट पेटिशन लगा दी। जब इन्हें रिट पेटिशन लगाई गई तो इन्हें इंजंक्शन मिल गया कि माना कि ये 60 साल के हो गए, पर कोर्ट अभी जो गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला है 63 से 60 वाली एज का, वो सही नहीं है। तो ऐसे वाले केस में कोर्ट ने इंजंक्शन के ऑर्डर दे दिए कि भाई इन्हें नौकरी करने दी जाए। अब जब इन्हें इंजंक्शन तो दे दिया, ये नौकरी करने भी लग गए और इन्हें सैलरी भी मिलने लग गई, लेकिन बाद में जब है ना सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार जीत गई और ये जो श्यामलाल जी हैं ये हार जाते हैं। अब ऐसे केस में ये बताओ कि जो सैलरी इन्होंने इतने टाइम पीरियड तक ली थी आफ्टर एन इंजंक्शन ऑर्डर, वो रिटर्न करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो यहाँ बोला गया है ही वॉज, इधर क्या बोला गया, जो उन्हें सैलरी दी गई थी बट वॉज नो वर्क, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं दिया गया था। सैलरी तो दे रहे थे पर किसी भी तरीके का काम नहीं दे रहे थे। तो यहाँ ये बोला गया ये जो पैसा है वो किसके फेवर में दिया गया? डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में दिया गया। जितनी भी सैलरी आपने उठाई है 60 साल के बाद, वो सारी की सारी सैलरी आपको वापस सरकार को रिटर्न करनी पड़ेगी। आप उसके क्या माने जाएंगे? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ द गुड्स की तरह आपको ट्रीट करा जाएगा। अंडरस्टूड। तो सबसे अच्छा केस लगता है कि कई बार आप सरकार के अगेंस्ट जाकर केस कर देते हैं लेकिन स्टिल नुकसान आपका ही होता है। तो अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है या उसमें किसी भी तरीके का आर्बिट्री नेचर नहीं है, प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, और माना कि आपने रिट पेटिशन लगा के इंजंक्शन ऑर्डर तो लेकर आ गए, सैलरी तो आपको मिल गई, पर वो पूरी की पूरी सैलरी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी अगर सरकार की पॉलिसी सही साबित हो जाती है तो। नेक्स्ट वाला केस है हॉलिन्स वर्सेस हॉवर वाला केस। इसमें क्या होता है, एक पर्सन है जिसे है ना वो दुकान पर एक कस्टमर एच जो है वो दुकान पर जाता है और उसे दुकान के फ्लोर पर एक डायमंड की रिंग मिलती है। वो डायमंड की रिंग उठाता है और शॉपकीपर को दे देता है, बोलता है कि जब भी इसका एक्चुअल ओनर आ जाए तो आप इसे ले लेना। अब इस सारे केस में वो पूरी तरीके से कोशिश करता है, जो दुकानदार जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि भाई कोई हर कस्टमर से पूछता है कि आपकी ये जो घड़ी आपकी ये जो रिंग है क्या, ठीक है, आपने ये यहाँ गिर गई थी क्या, सब मना कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो जो पुराना कस्टमर है जिसे रिंग मिली थी वो आ जाता है और वो बोलता है कि रिंग जो है अब वो मेरी है क्योंकि मैं फाइंडर ऑफ द गुड्स हूँ। अब बताओ फाइंडर ऑफ द गुड्स कौन माना जाएगा? शॉपकीपर फाइंडर ऑफ द गुड्स माना जाएगा या जो शॉपकीपर डायमंड ऑफ द शॉपकीपर जो है वो फाइंडर ऑफ द गुड्स माना जाएगा, या जो कस्टमर जिसने उठा के शॉपकीपर को दी थी वो फाइंडर ऑफ द गुड्स माना जाएगा? यहाँ बोला जाता है ये जो गुड्स हैं वो उसका एक्चुअल ओनर कौन माना जाएगा? एफ को, यानी कि जो शॉपकीपर है उसे वो जो डायमंड की रिंग है वो उस कस्टमर को जिसे मिली थी उसे देनी पड़ेगी क्योंकि वो फाइंडर ऑफ द गुड्स माना जाएगा। और क्योंकि अब कोई पर्सन मिल ही नहीं रहा है, वो डायमंड की रिंग किसकी मानी जाएगी? उस कस्टमर की ही मानी जाएगी जिसको वो फर्श पर मिली थी।
ऑल दो सारे एफर्ट्स किसने करे थे, शॉपकीपर ने करे थे, पर शॉपकीपर को वो रिंग नहीं मिली थी और इसलिए शॉपकीपर ट्रू ओनर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वाला केस है आपका टीकमदास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कोऑपरेशन वाला केस। अब ये भी काफ़ी अच्छा केस है, बहुत मज़ेदार वाला केस है। तो टीकमदास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कोऑपरेशन में क्या होता है, तो टीकमदास जी ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्राम कार से। जब जैसे ही ये जाते हैं तो इन्हें टिकट चेक करने वाला टिकट चेक करते हैं, तो टिकट लिया जाता है। टिकट कितने का होता है, एंड टिकट उनके पास नहीं होता है तो बोला जाता है 5 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। तो टीकमदास जी क्या कर देते हैं, सूट फाइल कर देते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे साथ क्या करा जा रहा है, एक्सटॉर्शन करा जा रहा है। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन किस तरीके का, ज़बरदस्ती से हमसे पैसे निकलवाए जा रहे पेनल्टी के नाम पे, जितना टिकट नहीं उससे कई सारा ज़्यादा आपने पेनल्टी लगा रखी है। तो यहाँ क्या बोला जाता है, द सूट वाज डीज्ड इन हिज फेवर, तो यहाँ टीकमदास जी के फेवर में दिया जाता है और बोला जाता है कि जिस तरीके से आपने पेनल्टी लगाई है, सामने वाले को ट्राम कार से उतार दिया है, पैसे जिस तरीके से रिकवर करे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें गलत हैं और टीकमदास जी को जो मुंबई म्युनिसिपल कोऑपरेशन है वो अच्छा खासा पेमेंट करेगी, यानी कि उनका जितना भी नुकसान हुआ है उन सब का पेमेंट करा जाएगा। ठीक है, तो पहला केस कौन सा है, पहला केस है श्यामलाल वाला, स्टेट ऑफ यूपी वाला केस, जिसमें सैलरी आपको मिलने के बाद वापस रिटर्न करनी पड़ती है। सेकंड है हॉलिंस वाला केस, जहां फ्लोर पर डायमंड की रिंग मिलती है। और तीसरा है टीकमदास वाला केस, जहां आपने टिकट भी नहीं लिया और सरकार आपको पेमेंट भी करेगी, क्योंकि उसने क्या करा है, एक्सटॉर्शन करा है, ज़बरदस्ती आप पैसे उनसे निकलवा रहे हो। तो नेक्स्ट केस है अब जो आपको पढ़ना है, तो ये था आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब जो आपको पढ़ना है वो है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट।